Good morning. Let's continue our chapter, that is the sense of collective belonging. The sense of collective belonging. Chapter is nationalism in India, and the topic is the sense of collective belonging. That nationalism spread when people begin to believe that they are all part of same nation. They are all part of same nation, and when they discover some unity that binds them together. नेशनलिज्म तब स्प्रेड होता है जब जो पीपल होते हैं वो बिगिन मतलब स्टार्ट कर देते हैं बिलीव करना दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन, मतलब वो लोग सब लोग एक ही नेशन के पार्ट हैं. ठीक है, जब वो लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो एक ही नेशन के पार्ट हैं, जब वे एक when they discover some unity that binds them together. ठीक है, जब वे एक दूसरे को यूनिटी के क्या होता है कि nationalism spread when people begin to believe that they are all parts of the same nation when they discover some unity that binds them together. nationalism spread होती है जब पीपल एक दूसरे पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं और ये बिलीव करते हैं हम तो एक ही नेशन के पार्ट हैं, और व्हेन वो डिस्कवर करते हैं कि सम यूनिटी, कुछ यूनिटी है जिसने हम सबको एक दूसरे से बांध कर रखा है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसने हम सबको एक दूसरे से बांध कर रखा है. बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल? लेकिन हाउ डिड द नेशन, लेकिन नेशन लोगों के माइंड में एक, हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ, लेकिन नेशन कैसे रियलिटी बनेगा माइंड्स ऑफ पीपल के, एंड हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, और कैसे जो पीपल्स होते हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कैसे मतलब बिलोंग करते हैं. हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज कैसे बिलोंग करते हैं, रीजन्स, लैंग्वेजेस, ग्रुप डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और कम्युनिटीज, रीजन्स, लैंग्वेजेस से मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज ने क्या हुआ कि हम डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, और लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसा सेंस कैसे डेवलप हुआ कि हमें फिर भी यूनिटी में रहना चाहिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में रहना चाहिए. कैसे विकसित किया होगा, मतलब कि हमारे अंदर ऐसे क्या सेंस को डेवलप किया जाए जिससे कि सबको लगे कि हमें यूनिटी में रहना चाहिए एक दूसरे के साथ. This sense of collective belonging came partially through the experience of united struggles. This sense of collective belonging came partially through the experience of united struggle. That अब कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये जो सेंस है ये कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शियली मतलब एक्सपीरियंस से आया है. आप कह सकते हो सामूहिक अपनेपन की ये जो भावना थी वो पार्शियली रूप से यूनाइटेड स्ट्रगल के कारण आया. ठीक है, ये जो यूनाइटेड होने का था, एक फीलिंग थी, जब हम लोगों ने यूनाइट होकर स्ट्रगल करना स्टार्ट किया तब हमारे अंदर ये फीलिंग्स आई थी पार्शियली. बट देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेसेस
through which nationalism captured people's imagination. But there were also a variety of cultural processes. लेकिन आप कह सकते हो कि इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कल्चर प्रोसेसेस की भी, और जिसके जरिए हम नेशनलिज्म लोगों के माइंड और इमेजिनेशन पर पूरी तरह से छा गया, लोगों के माइंड और इमेजिनेशन पर पूरी तरह से छा गया था नेशनलिज्म. एंड हिस्ट्री एंड फिक्शन. History and fiction, and you can say history and fiction, folklore and song, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. History and fiction, हिस्ट्री और साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व सिंबल, पिक्चर व या सिंबल, सभी ने राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को साकार करने में अपना अपना रोल प्ले किया. सभी लोग ने क्या किया? अपना रोल प्ले किया, मतलब अ पार्ट मेकिंग नेशनलिज्म में उन लोगों ने अपना रोल प्ले किया. नेशनलिज्म में सबने अपना रोल प्ले किया. एंड दैट Figure 11, बाल गंगाधर तिलक एंड अर्ली 20th सेंचुरी प्रिंट है. यह मतलब 20th सेंचुरी के पहले का प्रिंट है. और नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी. आप नोटिस करिए कि तिलक कैसे सराउंडेड हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं यूनिटी से. द sacred institutions of different faiths, temple, church, masjid frame the central figure. और आप देख सकते हैं कि पिक्चर के चारों तरफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फेथ है. दैट इज डिफरेंट फेथ मतलब कि सैक्रेड प्लेसेस है, पवित्र जगह है. दैट इज मंदिर, चर्च, मस्जिद, चारों तरफ उनके सराउंडिंग पे ये पिक्चर्स बनी हुई है. The identifier of the nation, as you know, see chapter 1, is most often symbolized in a figure or image. जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनलिज्म की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर से में अंकित की जाती है. जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो आइडेंटिफाई ऑफ द नेशन हम कैसे कर सकते हैं, एज यू नो हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं. इज मोस्ट ऑफन मतलब सिम्बॉलिस्ट कर सकते हैं उसको एक फिगर और इमेज में, सिम्बॉलिस्ट कर सकते हैं फिगर और इमेज में. एंड this helps create an image with which people can identify the nation. And इससे लोगों को एक ऐसी आप कह सकते हो इमेज क्रिएट करने में मदद मिलती है, जिसके जरिए वो नेशनलिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेशन को. ये मतलब ये जो फिगर है, दिस हेल्प हमें क्रिएट कर सकते हैं हम एक इमेज विथ विच पीपल जिससे कि आइडेंटिफाई कर पाए हमारे नेशन को, जिससे आइडेंटिफाई कर पाए हमारे नेशन को. एंड इट वॉज इन द 20th century. इट वॉज इन द 20th century. ये क्या है? विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म that the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. And it was in the 20th century. 20th century में national growth of nationalism के साथ India identity of India
इट वॉज द मतलब 20th सेंचुरी में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के साथ आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली, मतलब आइडेंटिटी जो इंडिया की आइडेंटिटी थी वो विजुअली आने लग गई, एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता, और एसोसिएटेड विद द इमेज मतलब किस रूप में हम आइडेंटिटी करने लग गए थे अपने नेशन को आइडेंटिफाई, मतलब भारत माता के रूप में भारत माता की इमेज के रूप में। एंड द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो पहली बार ये इमेज किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। एंड 1870 ही रोट, 1870 में उसने क्या लिखा था 1870 में ही रोट वंदे मातरम एज ए हिम टू बी मदरलैंड। उन्होंने 1870 में उन्होंने वंदे मातरम हिम्न लिखा था, वंदे मातरम की स्तुति की थी, दैट इज अपनी मदरलैंड के लिए, मदरलैंड का गीत लिखा था, उनकी स्तुति उनकी पूजा करने के लिए मदरलैंड का गीत लिखा था। एंड हिम्न मतलब प्रार्थनाएं लिखी प्रार्थना। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल, और बाद में इस वंदे मातरम को उनकी मतलब अपने नोवेल में भी इंक्लूड किया। बाद में उन्होंने अपने नोवेल में आनंद मठ में शामिल किया, इसे आनंद मठ में इंक्लूड किया। द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट में देखो क्या हुआ था, सम ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और उन्होंने क्या किया था आनंद मठ में, जो इन्होंने ये वंदे मातरम का सॉन्ग डाला था, इसको जब हम स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में चला रहे थे तो इसको बहुत बार गाया गया था। स्वदेशी मूवमेंट जब हम बंगाल में चला रहे थे तो इस को बहुत बार सिंग किया गया था। एंड मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट अमिंद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। और जो मूवमेंट चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट में, उन्होंने ये जो मूवमेंट चल रहा था उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उन्होंने तभी अमिंद्रनाथ टैगोर ने एक फेमस इमेज भारत माता का बनाया था। भारत माता का उन्होंने एक फेमस इमेज ड्रॉ किया था, आप फिगर 12 में देख सकते हैं। In this painting, Bharat Mata is portrayed as a ascetic figure. इस पेंटिंग में भारत माता को कैसे शो, इस पेंटिंग में भारत माता को एक ascetic is portrayed as an ascetic figure. She is calm, composed, divine and spiritual. इसमें एक सन्यासिनी के रूप में भारत माता को दिखाया गया है इस पेंटिंग में। वो बहुत शांत है, गंभीर है, देवी हैं, डिवाइन देवी हैं, एंड स्पिरिचुअल गुणों से युक्त दिखाई देती हैं, मतलब स्पिरिचुअल गुण उनमें भरे पड़े हैं। And in subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in popular print and was painted by different artists. Devotion to his mother figure came to be seen as evidence of one's nation. अब क्या था कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ, जो इमेज ऑफ भारत माता की थी एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म, जो इमेज थी भारत माता की वो बहुत मतलब डिफरेंट फॉर्म में उसे उतारा गया, डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया गया, और डिफरेंट आर्टिस्ट ने भी ये तस्वीर, वो लोग डिफरेंटली उनकी फ़ोटो बनाने लग गए। और तो भारत माता की जो पिक्चर थी वो क्या हो रहा था कि पॉपुलर प्रिंट्स होती, सर्कुलेट हो रहा था,
और डिफरेंट डिफरेंट मतलब विविध रूप, उनके डिफरेंट डिफरेंट रूप सामने आ रहे थे। आप फिगर 14 में देख सकते हैं। और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में अब क्या हुआ, डिफरेंट आर्टिस्ट डिफरेंट पिक्चर बना रहे थे, पॉपुलर प्रिंट सर्कुलेट हो रही थी भारत माता की, एंड डिवोशन टू हिज मदर, दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। और जो डिवोशन था इस मदर फिगर का, वो केम क्या देखने को हमें मिला, एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म, एविडेंस था, ये एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये क्या माना जाता है, आस्था का प्रतीक माना जाता है। एंड आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो आइडिया था राष्ट्रवाद का, या आप कह सकते हो जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो हमारे मतलब की विचार, जो आइडिया है नेशनलिज्म का, वो भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। जो आइडिया था नेशनलिज्म का, वो डेवलप हुआ थ्रू अ मूवमेंट, मतलब जो आइडिया था हमारे, जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था, वो मूवमेंट के द्वारा ही डेवलप होने लगा, और हम रिवाइव करने लग गए अपने इंडियन फ्लोर को, मतलब अपने इंडियन फ्लोर को रिवाइव करने लग गए, अपनी लोक गाथाओं को रिवाइव करने लग गए। और का कैसे हुआ, आंदोलन से, मतलब इस मूवमेंट में वो चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई, मजबूत हो गई। In late 19th century, India nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. इन 19th सेंचुरी के आखिर में क्या हुआ, नेशनलिज्म ने भाटों व चारणों, नेशनलिज्म ने क्या किया था, इन 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म बिगन हुआ, नेशनलिज्म बिगन हुआ रिकॉर्डिंग, दैट इज फोल्क टेल्स सन बाय, जो फोल्क टेल्स थे वो बार्ड्स गा रहे थे, और दे टूड, और वो विलेज टू विलेज घूम घूम कर गा रहे थे फोल्क सॉन्ग एंड लेजेंड्स। 19th सेंचुरी के लास्ट में नो नेशनलिज्म ने बार्ड व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना स्टार्ट कर दिया, एंड these tales they believed gave a true picture of traditional culture। ये जो टेल्स थे वो बिलीव करते थे कि ये ट्रेडिशनल कल्चर की ट्रू पिक्चर को ये टेल्स, फोल्क टेल्स शो करते, and that had been corrupted and damaged by outside forces। और ये had been, ये corrupted हो गए हैं और बाहरी ताकतों के कारण ये डैमेज हो गए हैं, करप्टेड हो गए हैं और डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। And these tales, they believe, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve these folk traditions in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. Pride in one's past. आप कह सकते हैं कि वो लोग गांव-गांव घूमने लग गए थे, वो टूर कर रहे थे फ्लोक सॉन्ग्स को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, एंड अपनी नेशनल दैट इज
ये बहुत एसेंशियल है कि आप प्रिजर्व करें अपने फोक ट्रेडिशन को इन ऑर्डर टू डिस्कवर करने के लिए नेशनल आइडेंटिटी को। अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिस्कवर करने के लिए आपको फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना चाहिए and restore a sense of pride in one's past and restore करना चाहिए a sense of pride सेंस ऑफ प्राइड को रिस्टोर करना चाहिए, उसे ढूंढ कर पहचान कर बचा कर बहुत रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे गौरव की बात होती है। प्राइड की बात होती इन बंगाल। Pride means वही गौरव। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes and myths and led the movement for folk. बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथ को इकट्ठा करने निकल पड़े। नर्सरी राइम और मिथ को इकट्ठा करने के लिए वो भी निकल पड़े। एंड फिगर 13 क्या फिगर 12 शो कर रहा है, दैट इज भारत माता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में इस इमेज को बनाया था। एंड अगर आप नोटिस करें नोटिस दैट द मदर फिगर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग, फूड एंड क्लोथिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दर्शाई गई माँ की जो पिक्चर है उसमें एजुकेशन, भोजन और वो कपड़े दे रही है। एजुकेशन दे रही है, खाना दे रही है और कपड़े दे रही है। एंड द माला इज वन हैंड एम्फेसाइज हर एस्थेटिक क्वालिटी। अब जो उनके हाथ में एक माला है जिससे कि पता चलता है कि वो एक सन्यासी है। और रविन्द्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम try to develop a style of painting that could be seen as truly Indian and अपने पूर्व रवि वर्मा की भांति ही उन्होंने क्या किया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम try to develop a style of painting। उन्होंने कोशिश की थी स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप करने के लिए दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन, जिससे कि हम उसे ट्रूली इंडियन मान सके। उस स्टाइल में पेंटिंग के लिए किया था जिससे कि हम उसे क्या मान सके, ट्रूली इंडियन। एंड फिगर 30 दैट इज जवाहरलाल नेहरू अ पॉपुलर प्रिंट। जवाहरलाल नेहरू अ पॉपुलर प्रिंट इस पिक्चर में जवाहरलाल नेहरू इज हियर शोन होल्डिंग द इमेज ऑफ भारत माता एंड द मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। और इस पिक्चर में देखा जा सकता है कि नेहरू जी ने भारत माता और भारत के मैप को मतलब अपने हार्ट के पास रखा दिखाई दे रहा है। And in a lot of popular print, nationalist leaders are shown offering their heads of Bharat Mata। और आप कह सकते हो बहुत सारी पिक्चर्स में राष्ट्रवादी नेताओं ने, नेशनलिस्ट लीडर्स ने अपना सिर भारत के माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया। The idea of sacrifice for the mother was powerful within popular image। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत महत्वपूर्ण था। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप कह सकते हैं दैट in Madras Natasha Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India। अब मद्रास में नटेशा शास्त्री ने
द फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का लोक कथाओं का 4 वॉल्यूम कलेक्शन किया। 4 वॉल्यूम कलेक्शन का क्या किया उन्होंने, वहाँ पब्लिश किया। 4 वॉल्यूम कलेक्शन तमिल फोल्क को उन्होंने पब्लिश किया। दैट इज द फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया का फोल्कलोर था। एंड he believed that folklore was national literature. उनका मानना था कि जो folklore है वो national literature है, national literature होती है, और it was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics, और it was the most trustworthy, यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। आप कह सकते हो ये मोस्ट ट्रस्टवर्दी है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल, उनके असली विचारों को और थॉट्स को और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती या दर्शाती है। As the national movement developed, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ, अब क्या हुआ, नेशनलिस्ट लीडर्स बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और जैसे जैसे ये नेशनल मूवमेंट डेवलप होता गया, जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो क्या बिकम मोर, वो अवेयर होते गए, बिकम मोर एंड मोर अवेयर, वो इस आइकन को लेके और इस सिंबल को लेकर एक दूसरे से जुड़ने लगे और उन्हें इससे इंस्पायर्ड मिला, फीलिंग मिली और वो जागरूक होते चले गए अपने नेशनलिज्म को लेकर, वो जागरूक होते चले गए अपने नेशनलिज्म को लेकर। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, a tricolor flag was designed. During स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चला था, उस समय एक ट्राई कलर का फ्लैग डिजाइन किया गया था। दैट इज रेड, ग्रीन और येलो कलर का फ्लैग डिजाइन किया गया था। एंड it has 8 lotus representing 8 provinces of British India। और उसमें क्या था, वहाँ पे एक 8 लोटस, इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रोविनेंसों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र 4 दशदिक। इस फोटो में आप देख सकते हो भारत माता में कि उन्होंने एक झंडा पकड़ा है, फ्लैग, जो कि 3 कलर का है, रेड, ग्रीन एंड येलो डिजाइन किया गया, और 8 लोटस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 8 प्रोविनेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्रीसेंट मून, और जो क्रीसेंट मून है, जो अर्ध हाफ मून, वो क्या दिखा रहा है, हाफ मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदू और मुसलमानों को हाफ मून रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाय 1921 को क्या हुआ, बाय 1921 दैट हिंदू और मुस्लिम को शो कर रहा है। एंड बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग। और 1921 में क्या हुआ कि गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। एंड इट वॉज गिवन अ ट्राई कलर, और इसमें ट्राई कलर था, दैट इज रेड, ग्रीन एंड वाइट। रेड, ग्रीन एंड वाइट था, एंड हैड अ स्पाइनिंग व्हील इन द सेंटर, और एक स्पाइनिंग व्हील था सेंटर में, और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, दैट इज रिप्रेजेंट वो कर रहा था गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प। वो रिप्रेजेंट कर रहा था गांधीयन सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफेंस।
अब जुलूसों में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। अवज्ञा का मतलब हम उनकी बात अब नहीं मानेंगे, उसका सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा था। कोई भी मूवमेंट हो और उसमें जब आप झंडा लेके चलने लगो तो ये उसको शो कर रहा था। एंड another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. और जो another means of है creating a feeling of nationalism और हिस्ट्री की अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग एक अनदर मीन है कि क्रिएट करना फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब आप पुनः व्याख्या करिए हिस्ट्री की। इससे क्या होगा, देश में लोगों में एक फीलिंग आएगी, नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. And 19th century के एंड तक आते आते बहुत सारे इंडियंस ये फील करने लगे थे कि नेशनलिज्म के प्रति प्राइड का भाव जगाने के लिए हमें इंडियन हिस्ट्री को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। आप कह सकते हो मतलब एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे इंडियन वो फील करने लगे थे दैट टू इंस्टिल एक सेंस फील करने लगे थे प्राइड का नेशन के प्रति, दैट इज इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। मतलब इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंटली थॉट करना ज़रूरी है जिससे कि वो उनके अंदर देश के प्रति कुछ फीलिंग्स आ पाए। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। जो ब्रिटिश थे वो इंडियन को एक बैकवर्ड और प्रिमिटिव की तरह देखते थे, दैट इज इनकेपेबल देखते थे कि वो गवर्न अपने आप में नहीं कर सकते। ठीक है। ब्रिटिश हमें कैसी नज़र से देखते थे कि ये भारतीय पिछड़े हुए हैं और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। एंड in response, Indians began looking into the past to discover India's great achievement. और इस रेस्पॉन्स में, इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों के खोज में अतीत की ओर देखने लगे। ठीक है। इनके रेस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स को रेस्पॉन्स देने के लिए इंडियंस ने अपने पास्ट को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया कि हिस्ट्री में उन्होंने क्या क्या चीज़ों को अचीव किया है। एंड दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम। उन्होंने रोट मतलब राइट डाउन लिखने लग गए और उन्होंने उन लोगों ने मतलब अपने ग्लोरियस डेवलपमेंट को, जो एंशिएंट टाइम्स में जो उनके ग्लोरियस डेवलपमेंट हुए थे, व्हेन आर्ट एंड एग्रीकल्चर, साइंस एंड मैथमेटिशियन में, रिलीजन और कल्चर में, लॉ एंड फिलॉसफी में, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड में जो फ्लोरिश हुआ था उसको उन्होंने, इन उपलब्धियों को उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जो फ्लोरिश हो रहे थे, जो डेवलप हो रहे थे, इन सब चीज़ों को उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में, रिलीजन एंड कल्चर के बारे में, लॉ एंड फिलॉसफी के बारे में, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड जो फल फूल रहे थे, फ्लोरिश हो रहे थे, उनके बारे में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड द ग्लोरियस टाइम in their view was followed by a history of decline when India was colonized. अब क्या था कि उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया।
इस ग्लोरियस टाइम के बाद क्या आया था, एक देखे हमारी हिस्ट्री में एक डिक्लाइन का टाइम आया, जिसके कारण हमारे इंडिया क्या हुई, गुलाम बनी. दैट these nationalist histories these nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. ये कह सकते हैं that is कि इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पे गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था. ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री थी हमारी, ये लोगों को आह्वान करती थी, बुलाती थी, जो रीडर्स थे, टू टेक देयर प्राइड इन इंडिया's ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट, स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल. ठीक है, ये क्या करती थी, ये जो जितने भी रीडर्स थे, जो हमारे पास्ट में भारत की जो हमारे पास्ट में इंडिया के अचीवमेंट्स पे गर्व करते हैं, वो ब्रिटिश रूल के तहत वो जो उनकी दुर्दशा होती जा रही थी, स्ट्रगल कर रहे थे, वो सबको बोलते हैं कि सबको एकजुट होने की ज़रूरत है. दिस टाइम कुछ भी अचीव करने के लिए सबको यूनिटी में आने की ज़रूरत है. That is, these efforts to unify people were not without problems. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. और लोगों को एकजुट करने के लिए इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थी, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी. When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. और कुछ लोगों में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई थी. क्या फीलिंग आ रही थी, जिस तरह से हम अपने पास्ट के ग्लोरीफाइड को देखते हैं, उसमें क्या था, अगर हम अपने पास्ट को देखते हैं तो डैट इज वहाँ हिंदू थे, और जो भी इमेजेस को सेलिब्रेट किया गया डैट इज वो हिंदू के इमेजेस थे. जिन भी सिंबल्स का आपने सहारा लिया वे सब हिंदू के सिंबल थे. इसलिए जो अदर कम्युनिटीज थी वो इस मूवमेंट से बैक आउट हो जाती थी. जो अदर कम्युनिटीज थी वो इस मूवमेंट से क्या होती थी, बैक आउट हो जाती थी. और source E. In earlier time, foreign travelers in India marveled at the courage, truthfulness, and modesty of the people of the Arya Vamsa, and now they remark mainly in the absence of those qualities. पुराने ज़माने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्य वंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे. ठीक है, आर्य डायनेस्टी के लोगों के साहस को देखकर अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं. पहले तो क्या था, अर्लियर टाइम में जो फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे, मार्वलेड एट करेज था, उनमें ट्रूथफुलनेस थी, मॉडेस्टी थी, बट आर्य समाज में था, आर्य वंश में था ये सारी चीज. ठीक है, विदेशी यात्रा करके वो लोग आए थे आर्य समाज वाले. नाउ दे रिमार्क मेनली, अब ये सारी क्वालिटीज अब एब्सेंट रहती हैं, ये सारी क्वालिटीज अब नहीं मिलती. एंड इन दोज डेज में क्या हुआ, हिंदूज वुड सेट आउट ऑन conquest and hoist their flags in Tartar, China and other countries. Now a few soldiers from a tiny island
for away are lording it over the land of India. अब इससे क्या हुआ कि उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातर चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। दैट टाइम हिंदू निकलते थे और वो लोग क्या तातर चाइना और अदर कंट्रीज में अपने फ्लैग को होस्ट करते थे। नाउ अ फ्यू सोल्जर, अब एक क्षुद्र में द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए थे। और आप कह सकते हो कि फ्यू सोल्जर्स ने ही भारत के आइलैंड पर मतलब लैंड पर कब्जा किया है। फ्यू सोल्जर्स ने ही पूरा कब्जा करके रखा है इंडिया पर। लास्ट दैट इज कंक्लूजन। दैट इज कंक्लूजन में क्या शो किया कर रहा है कि a growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. You can say अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय कम्युनिटी एंड वर्गों को स्वतंत्रता के ये ग्रोइंग एंगर सब ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के प्रति जो एंगर ग्रो हो रहा था वो सबको वेरियस ग्रुप्स ऑफ क्लासेस को इंडिया के वेरियस ग्रुप्स ऑफ क्लासेस को लोगों को एक साथ ला रहा था एक कॉमन स्ट्रगल के लिए फ्रीडम के लिए। फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में ऐसा हो रहा था कि सब कॉमन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। एंड the Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movement for independence. अब क्या था महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के महात्मा गांधी के नेतृत्व उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने लोगों में जो भी ग्रीवेंसेस थे परेशानियां थी उनको कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी उन्होंने ट्राई किया पीपल्स का चैनल बनाने के लिए उनके ग्रीवेंसेस को सुना और कहा कि आप सब एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट और इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करिए। आप सब एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट और इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करिए। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट try to forge a national unity और थ्रू सच मूवमेंट में क्या हुआ उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। आप कह सकते हो इस मूवमेंट में नेशनलिस्ट ने क्या ट्राई किया कि सबको फोर्ज कर दे एक ही धागे में नेशनल यूनिटी में सबको बांध दे। बट एज वी हैव सीन diverse groups and classes participated in this movement with varied aspiration and expectation. हमने पहले भी देखा है कि जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं जो डाइवर्स डाइवर्स क्लासेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में विथ वेरीड मतलब उनकी कुछ अलग एस्पिरेशंस रहते हैं और अलग आप कह सकते हैं आकांक्षाओं और अपेक्षा एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस को लेकर वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन एस्पिरेशंस रहती हैं। As their grievances were wide-ranging, freedom for colonial rule also means different things to different people. और as उनकी शिकायतें बहुत वाइड थी इसलिए कॉलोनियल रूल से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। आप कह सकते हो जो उनका दुख था वो बहुत वाइड रेंजिंग में था और जो फ्रीडम हमें लेना था कॉलोनियल रूल से वो क्या था ऑल्सो मेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट पीपल और ये ऑल्सो मेंट हुआ है डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट पीपल में अलग अलग इसकी सोच थी या अलग अलग इसकी शिकायतें थी।
सबका अलग अलग रीजन था आज़ाद होने का। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, जो कांग्रेस थी वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रही थी कि वो जो रिजॉल्व कर पाए इस डिफरेंसेस को हटा पाए, एंड एंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलिनेट अनदर। वो उनके कांग्रेस इन के जो डिस्कशन थे, इनके जो डिफरेंट मतलब वो डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रही थी, और ये कोशिश कर रही थी एक ग्रुप की मांगों के कारण कोई दूसरी ग्रुप की मांगों पर, मतलब अगर हम एक ग्रुप की मांग को पूरा करते हैं तो कहीं दूसरा जो ग्रुप है वो कहीं दूर ना चला जाए, वो कहीं दूर ना चला जाए। एंड यही वजह है कि आंदोलन के जो भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था, और यही रीज़न था कि मूवमेंट के अंदर हमेशा क्या होता था, आप कह सकते हो यही एक दिस इज स्पेशली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, और ये जो यूनिटी थी वो ब्रोक हो जाती थी। एंड the high points of Congress activity and nationalist unity were allowed by phase of disunity and inner conflict between groups, and inner conflict between groups, you can say कि यही वजह कांग्रेस की सरगर्मी और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते थे। आप कह सकते हो हाई पॉइंट्स ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी के में क्या होता था, नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेसेस ऑफ, जो नेशनलिस्ट था, जो यूनिटी थी वो डिसयूनिटी में बदल जाती है, और इन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है बिटवीन ग्रुप्स में, बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है बिटवीन ग्रुप्स में। एंड इन अदर वर्ड्स what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule, और अगर अदर वर्ड्स में देखें तो जो राष्ट्र उभर रहा था वो क्या था, कॉलोनियल रूल से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत बड़ी बहुत सारी आवाज़ों का पुंज था। आप कह सकते हो कि बहुत सारे वॉइसेस थी कि उनको फ्रीडम चाहिए, ये जो राष्ट्र था वो कह रहा था कि दिस टाइम हमको फ्रीडम चाहिए। देन 14B में वुमेन प्रोटेस्ट कर रही हैं, वुमेन एक जुलूस निकाल रही मुंबई में ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, मतलब वो प्रोटेस्ट कर रही है, वुमेन जुलूस निकाल रही है। दैट इज 14A फिगर में क्या ड्रॉ किया गया है, भारत माता, और दिस फिगर ऑफ भारत माता इज कॉन्ट्रास्ट टू द वन पेंटेड बाय अवेन्द्रनाथ टैगोर, और अवेन्द्रनाथ टैगोर ने जो फोटो बनाई थी उसके बिल्कुल ये कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंट है, ठीक है, उसके उल्टा है। और हियर शी शोन विद अ त्रिशूल, यहाँ इनको हाथों में त्रिशूल पकड़ते दिखाया गया है, और बिसाइड स्टैंडिंग लायन, और बिसाइड हाथों में दिखाया गया, और वो हाथी और शेर के बीच खड़ी हुई है, हाथी और शेर के बीच खड़ी हुई है। वो सिंबल्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी के सिंबल हैं, ये जो है ये पावर और अथॉरिटी के सिंबल हैं। दैट इज द फेलियर ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन की, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ World War II created widespread discontentment in India, और जो क्रिप्स मिशन की सफलता, क्रिप्स मिशन की
जो फेलियर था क्रिप्स मिशन का और जो इफेक्ट था वर्ल्ड वार सेकेंड का, उसने क्रिएट किया था वाइड स्प्रेड में क्रिएट क्या कर दिया था, एक डिसकंटेंटमेंट इन इंडिया, एक असंतोष को जन्म दे दिया था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में एक असंतोष को जन्म दे दिया था। And this led Gandhi ji to launch a movement calling from complete withdrawal of the British from India। और यही मूवमेंट था, गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेज के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया, पूरी तरह से इंडिया को छोड़ने पर उन्होंने जोर दिया। दैट इज 14 जुलाई 19 और इन इट्स मीटिंग इन वर्धा में ये मीटिंग हुई और वर्धा में 14 जुलाई 1942 passed the historic Quiet India resolution demanding the immediate transfer of power to India and Quiet India, to Indians and Quiet India। And that is 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति गांधी जी ने ये मूवमेंट अब कर दिया कि दिस टाइम हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। दैट इज उन्होंने भारत छोड़ने पर जोर दे दिया और ब्रिटिशर्स को कि आप लोग भारत छोड़ के जाइए। और वर्धा में 14 जुलाई 1942 को क्या हुआ था, एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वर्किंग कमेटी थी और इस मीटिंग में वर्धा में क्या कहा गया, 14 जुलाई 1942 को पास किया गया दैट इज हिस्टोरिक क्वाइट इंडिया resolution demanding the immediate transfer of power to India and quit India। उन्होंने क्या कहा, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल ट्रांसफर किया जाए और भारत छोड़ने की मांग की। उन्होंने एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई वर्धा में 14 जुलाई 1942 को और इसमें एक हिस्टोरिक पास किया गया रिजोल्यूशन दैट इज क्विट इंडिया का और डिमांड किया कि आप अपने पावर्स को इंडिया को सौंपिए और इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाइए, अपने पावर्स को इंडिया को सौंपिए और इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाइए। On August 1942 in Bombay, अगस्त 1942 बॉम्बे में क्या हुआ, The All India Congress Committee endorsed the resolution which called for a non-violent mass struggle on the widest possible scale throughout the country। And 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें पूरे देश के वाइडर पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल को उन्होंने बुलाया और कहा जितने लार्ज स्केल में ये हो सकता है, मतलब थ्रू आउट दी कंट्री इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट लोग करें और समर्थन दें। और it was on this occasion that Gandhi ji delivered the famous do or die speech। और इस ओकेजन पर क्या हुआ, इस ओकेजन पर महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया। And the call for quit India almost brought the state machinery to a standstill in large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement। और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया और लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े। ठीक है, क्विट इंडिया ने मतलब
स्टेट मशीनरी को थोड़ा सा ठप कर दिया और लार्ज थ्रू देमसेल्फ टू थिंक ऑफ द मूव। पीपल ऑब्जर्व हड़ताल, पीपल ने हड़ताल किया एंड डेमोन्स्ट्रेशन किए एंड प्रोसेसेस वर accompanied by national songs, slogans। लोगों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किया एवं जुलूस की सक्रिय भागीदारी भी दिखाई दी, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल में मातंगी क्या था। The movement was truly a mass movement which brought into it thousands of ordinary people, namely students, workers and peasants। सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड पीसेंट्स। इट ऑल्सो सॉ दी एक्टिव, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लीडर्स ने भी किया था, दैट इज जयप्रकाश नारायण ने, अरुणा आसफ अली ने, राम मनोहर लोहिया ने एंड मैनी women who such as Matangi Hazra in Bengal and Karnataka, Barua in Assam and Rama Devi in Odisha. The British responded with much force. Yes, it took more than a year to suppress the movement. और इसे दबाने में 1 वर्ष से भी ज़्यादा लग गया। इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था और अंग्रेज़ों द्वारा, और इसके बाद अंग्रेज़ ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत बलपूर्वक वो दोबारा आए, बलपूर्वक बल का प्रयोग किया और इसके बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया। उन्होंने बल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें सप्रेस, और उन्होंने मोर देन ईयर, 1 साल से ज़्यादा उन्हें लग गया इस मूवमेंट को दबाने में, और क्योंकि दिस टाइम सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड दिस टाइम सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड बॉक्स दैट इज ड्रामा हो चुका है, दैट इज वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स साउथ अफ्रीका थ्रू वोल कार्ड 6 नवंबर। क्या कह रहे हैं, फिगर 2 पेज नंबर आई थिंक 54 नई बुक में, आई डोंट नो। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन वर्कर्स, जो इंडियन वर्कर्स हैं इन दक्षिण अफ्रीका, थ्रू कहाँ से वो गए थे, वोल ट्रस्ट 6 नवंबर 1913, वोल ट्रस्ट से वो गुजर रहे थे 6 नवंबर 1913। दैट इज, इसमें क्या लिखा है, महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल। महात्मा न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। जब when the marchers were stopped and गांधी जी arrested, जब मार्चर्स को, जो मार्च कर रहे थे उनको स्टॉप किया गया और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। Thousands of more workers joined the सत्याग्रह, और thousands of more workers ने ज्वाइन किया सत्याग्रह अगेंस्ट रेशिस लॉ। रेशिस लॉ के अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह को कंटिन्यू रखा। दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वॉइस, और वो भी शामिल हो गए थे सत्याग्रह में कि कलर को दिल लेकर अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस चीज़ में वो शामिल हो गए थे।